नमस्कार, आयुन भारत डिजिटल आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताना अधिकारी। राजनीति में अलग अलग राह पर पकड़ चुके उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की एक बार फिर से साथ आने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। यानी कि बीएमसी इलेक्शन जो कि अभी महाराष्ट्र में होने वाले हैं, उससे पहले एक बार फिर से कयास लगाए जा रहे हैं कि ठाकरे बंधु जो है वो एक बार फिर से साथ आ सकते हैं और एक बार फिर से साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। पहले राज ठाकरे ने एक पॉडकास्ट के दौरान इस पर अपनी मंशा जो है जाहिर करी थी और अब उद्धव ठाकरे की तरफ से भी एक सकारात्मक संकेत जो है वो देखने को मिला है। क्या कुछ उद्धव ठाकरे ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा है, उसके क्या मायने निकलते हैं, चलिए सब पर बातचीत करेंगे। न्यूज़ रूम में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं राजकुमार जी। राजकुमार जी, अब जो है उद्धव ठाकरे ने एक कह लीजिए कि एक तरीके से संकेत दिया है कि उनकी मंशा है कि दोनों मिलकर साथ मिलकर चुनाव लड़े। क्या संकेत दिया है और क्या कुछ अब बदलाव देखा जा सकता है चुनाव में? देखिए, दरअसल दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। दोनों इस वक्त राजनीतिक मोर्चे पर अपनी पहचान के संकट से जूझ रहे हैं। जब तक बाला साहब ठाकरे थे, जब तक उनकी चलती थी बाला साहब ठाकरे की, और जब तक बीजेपी के साथ ये लोग थे, तब तक पार्टी बुलंदी पर थी और अब हाशिए पर हैं। दोनों लोग लगातार चुनाव हार चुके हैं। और पहले राज ठाकरे ने कहा था पॉडकास्ट में महेश मंजरेकर के कि हमारे मतभेद इतने भी बड़े नहीं हैं कि वो महाराष्ट्र के हित में एकजुट ना हो सकें। मतलब उनका संकेत साफ था कि 2 कदम मैं चलने को तैयार हूँ, 2 कदम उद्धव ठाकरे चलने को तैयार हूँ। तो पहली बार उस पर उद्धव ठाकरे की तरफ से सीधी, अब इसके पहले संजय राउत बयान देते थे, लेकिन पहली बार उद्धव ठाकरे ने कहा है कि सीधी बात कहीं पूछी गई है तो सीधा जवाब मिलेगा। और शिवसेना उद्धव गुट और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो राज ठाकरे की है, दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये उद्धव ठाकरे का कहना ये संकेत देता है कि भाई ये लोग अब एक दूसरे का दामन थामने वाले हैं। दरअसल ये बात सबको पता है कि मुंबई में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है और मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट इतना होता है जो एक छोटे मोटे राज्यों से बड़ा होता है, और उस पर कब्जा करना हर पार्टी, महाराष्ट्र में सक्रिय हर पार्टी चाहती है कि उस बीएमसी पर हमारा कब्जा हो। तो ये अब अभी तक तो शिवसेना उद्धव गुट की मौजूदगी थी, लेकिन अब नहीं लगता है कि वो रह पाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी बहुत अच्छा नहीं कर पाए। इसके बावजूद कि गठबंधन, उनके महागठबंधन के बाकी दूसरे घटक दलों ने अच्छा बेहतर किया, और उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुआ इसमें जो बीजेपी और एनडीए को जो प्रचंड जीत मिली, महायुति जिसको कहते हैं, तो उसके बाद तो पार्टी एकदम हाशिए पर चली गई। राज ठाकरे लंबे टाइम से चुनाव बस दिखावे भर के लिए लड़ रहे थे। वो पहले भी कई बार कह चुके हैं कि हमारे पास पैसा नहीं कि चुनाव लड़ें। तो अब क्या है कि राजनीतिक मोर्चे पर दोनों पिछड़ गए हैं एकदम। तो अब लगता है कि एक दूसरे का साथ ले ले, लेकिन इससे भला होगा, कितना भला होगा ये बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि उनकी राजनीति ऐसी ही रही है, नफरत वाली राजनीति। बीजेपी के साथ भी थे तब भी जो है महाराष्ट्रवाद का, भाषा, मराठी भाषा को लेके जो है टकराव आपको देखने को मिलता था। लंबे टाइम से भी बात चलता था। ये क्षेत्रीय पार्टियों की दरअसल रणनीति रही है। ये आप कर्नाटक में भी देखें, तमिलनाडु में भी देखें, महाराष्ट्र में भी देखें, तो ये भाषा विवाद को बढ़ावा देकर, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देकर ये पार्टियां जन्मी थी। उद्धव ठाकरे ने भी माफ़ कीजिएगा, जब बाला साहब ठाकरे ने भी जब शिवसेना की नींव रखी थी, तो उन्होंने पार्टी को जो है पहचान दिलाने के लिए जो अपना पहला नारा दिया था, लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ। मतलब ये दक्षिण भारत के लोगों के खिलाफ नफरत, मारपीट, हिंसा की शुरुआत हुई और शिवसेना का महाराष्ट्र में विस्तार होता गया, खासकर मुंबई में। उसके बाद ये एक नया दौर आया जब इन लोगों ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया। उस दौरान भी जब तो दक्षिण भारतीयों से खिसक कर ये मुद्दा इन लोगों ने उत्तर भारतीयों, मतलब हिंदी बेल्ट के खिलाफ नफरत शुरू कर दिया।
वहाँ एग्ज़ाम देने जब जाते थे उत्तर भारतीय हिंदी भाषी राज्यों के छात्र, तो उनके साथ मार पिटाई करते थे। वहाँ जो नौकरी मजदूरी करते थे उनके साथ भी मार पिटाई, इक्का दुक्का अभी भी खबरें देखने को मिलती हैं कि वहाँ मराठी न बोलने पर उनके साथ अभद्रता की जाती है। तो ये सब इसकी नींव जो है शिवसेना ने ही रखी थी महाराष्ट्र में। तो इनकी राजनीति का यही एक मात्र मुद्दा रहा है, इसके अलावा दूसरी कोई चीज़ें नहीं थी। हाँ, बाला साहब ठाकरे थे तो हिंदुत्ववाद को लेके वो करते थे अपना, हाँ मैं कट्टर हिंदुत्ववाद के समर्थक थे। लेकिन बाद में जब इनकी पार्टी जब उद्धव ठाकरे के हाथ में पार्टी आई तो उसके बाद हुआ कि हम हिंदुत्ववादी के समर्थक तो हैं, लेकिन हम मराठावाद भी हमारा प्रथम है। फिर बाद में जो है जब महागठबंधन के साथ आए ये लोग, कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ तो फिर तो पूरी पॉलिसी बदल गई। और यही वजह है कि शायद महाराष्ट्र की जनता इन लोगों को हाशिए पर ढकेल दिया इनको। अब क्या है कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, दोनों को राजनीति में कुछ खास वजूद अपना बचा नहीं पाए हैं। तो ऐसा लगता है कि दोनों को उम्मीद है कि एक साथ आएंगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा। उम्मीद तो नहीं लगती, मतलब देखने से तो अभी जो वर्तमान स्थितियां महाराष्ट्र में देखने को मिल रही हैं, जिस तरह से बीजेपी हावी है, उसके बाद जो शिवसेना शिंदे गुट है जिस तरह से उसने अपनी पैठ बनाई है, फिर अजित पवार का जो अपना प्रभाव है, तो उसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि वो लोग कर पाएंगे। लेकिन अब देखने वाली बात है कि ये लोग साथ आते हैं तो इसका क्या फ़ायदा होता है दोनों लोगों को। हालांकि उद्धव ठाकरे जो है वो पहले ही उन्होंने शुरुआत में ये कहा था कि वो बीएमसी के जो चुनाव हैं वो अकेले अपने दम पे लड़ेंगे। हालांकि अब नज़दीक आते आते बीएमसी के जो चुनाव हैं वो जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, अब ये कयास लगाए जा रहे हैं दोनों की तरफ से, जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं उससे यही लग रहा है कि दोनों भाई जो हैं वो एक बार फिर से साथ आ जाएंगे। लेकिन श्रेयस, क्या लगता है आपको, क्योंकि पहले भी ये लोग साथ आए थे लेकिन अलग हो गए, अब दोबारा से लग रहा है कि साथ आ जाएंगे, कितना इसका फ़ायदा जो है वो मिल पाएगा या फिर कितना जो है वो देखा जाएगा चुनाव में इसका? देखिए, प्रकाश महाजन जो है, जो मनसे के एक सीनियर नेता हैं, उनका ये कहना है कि अगर उद्धव ठाकरे चाहते हैं राज ठाकरे के साथ आना, यानी कि अगर दोनों पार्टियों में अगर बात करें तो गठबंधन अगर चाहती है कि साथ में चुनाव लड़े, तो उनका कहना है कि पहले आदित्य ठाकरे को आगे आना होगा। मतलब आदित्य ठाकरे आकर के राज ठाकरे से मिले, उसके बाद जो है वो फिर विचार करेंगे इस पर। क्योंकि उनका कहना है कि आप कोई छोटे मोटे नेताओं को अगर आप आगे करेंगे बातचीत के लिए, बातचीत के मंच पर लाएंगे, तो हम भी किसी छोटे मोटे नेता को ला देंगे। यानी कि बात यहाँ पर यह भी है कि झुकने के लिए अभी भी कोई तैयार नहीं है। मतलब अगर इस तरीके की बात पार्टी के एक बड़े नेता कर रहे हैं, प्रकाश महाजन काफ़ी बड़े नेता हैं और राज ठाकरे काफ़ी करीबी माने जाते हैं, तो अगर ऐसी बातें हो रही हैं तो अभी तक ये भी क्लियर है कि झुकने के लिए तो कोई तैयार नहीं है। हालांकि दोनों भाई हैं और इस वक्त राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे तो कहीं ना कहीं हमें दिख जाते हैं, टीवी पर दिख जाते हैं, बयान अगर आते हैं तो वो सुर्खियां भी बनती हैं, लेकिन राज ठाकरे का उतना प्रभाव दिखता नहीं है जितना शुरुआती दौर में देखा गया था। उस समय ये कहा गया था कि असली उत्तरदायित्व जो है वो राज ठाकरे के ऊपर है। बाल ठाकरे का झलक दिखती थी, उनका एग्रेशन दिखता था, बोलने का अंदाज़ दिखता था, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें शायद महाराष्ट्र की राजनीति से फेड हो गई और अभी भी वो चुनाव लड़ते हैं। हालांकि कुछ खास प्रभाव होता नहीं है उनका चुनाव में, चुनाव लड़ते ज़रूर हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे अभी भी उनसे काफ़ी सीनियर नेता हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सीएम रह चुके हैं, तो काफ़ी सीनियर नेता हैं इस वक्त और काफ़ी अभी इस वक्त भी सीटें हैं उनके पास महाराष्ट्र के अंदर। तो देखना ये होगा कि जब दोनों पार्टियां झुकने को तैयार नहीं हैं, भले एक दूसरे के साथ आने की बात करती हैं, एक बार पहले भी खबर आई है, एक बार इससे पहले तो काफ़ी पहले भी एक बार खबर आई थी कि दोनों पार्टियों में बात चल रही है, लेकिन उस समय भी कुछ बात नहीं बनी। तो आने वाले वक्त में क्या फिर से बातचीत आगे बढ़ेगी या ठंडे बस्ते में चली जाएगी, कहना मुश्किल है। फिलहाल कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि दोनों पार्टियां साथ में आ सकती हैं। हालांकि ये भी कहना गलत नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेंगे राज ठाकरे अगर आ भी जाएंगे तो। हालांकि एक मैसेज ज़रूर जाएगा कि पार्टी अब एक है और दोनों परिवार अब जो है वो एक हैं, दोनों भाई साथ में हैं, एक मंच पर दिखाई देंगे, भाषण अगर होंगे तो जाहिर सी बात है एक मैसेज पॉजिटिव जाएगा। लेकिन जो प्रभाव है इस वक्त राज ठाकरे का, वो कितना प्रभावी होगा महाराष्ट्र के इस वक्त के बीएमसी चुनाव में या फिर आने वाले भी अगर विधानसभा भी चुनाव होते हैं, ये कहना थोड़ा सा ज़रूर मुश्किल है।
बिल्कुल। और जब बात होती है बीएमसी के इलेक्शन की, तो क्योंकि बीएमसी के जो है उद्धव ठाकरे का पकड़ मानी जाती है, एक वही एक ज़रिया रहा है जिससे कि उद्धव ठाकरे की मौजूदगी है राजनीति में। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से उनका लोकसभा में जो है प्रदर्शन रहा, तो दिलीप सर क्या लगता है आपको कि क्या उद्धव ठाकरे को ये दिख गया है कि अकेले वो अपने दम पर, क्योंकि उनकी जो राजनीतिक पकड़ है उनकी पार्टी की लगातार हम देख रहे हैं कि कमज़ोर हो रही है, सीटें जो है वो कम हो रही है, तो क्या उनको ये दिख गया है कि अब वो बीएमसी के इलेक्शन भी अब अकेले अपने दम पर नहीं लड़ सकते? देखिए, दिख नहीं सकता है और दिख रहा है ये। आपको पता है कि अभी जब चुनाव हुआ था 2019 में, नहीं 18 में, तो वहाँ पे सरकार बनाया उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ मिल करके, और उसके बाद क्या हश्र हुआ कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। अभी इलेक्शन हुआ जब, तो आपने देखा कि उनका क्या हश्र हो गया, 17-18 शायद सीट पे आ गए हैं। और उनके भाई की बात रही राज ठाकरे की, तो उनकी स्थिति सबको पता है। वो सिर्फ, हालांकि दोनों लोगों की राजनीति सिर्फ नफ़रत पे टिकी हुई है, पहले से ही नफ़रत की राजनीति है। हालांकि पहले बाला साहब ठाकरे थे तो वो मुस्लिमों से नफ़रत करते थे, लेकिन हिंदुओं को एकजुट रखते थे। अभी क्या है कि इनका पूरा राजनीति बदल गया, समीकरण ही चेंज हो गया। जब से ये कांग्रेस के साथ मिले हैं तब से इनका पूरा समीकरण चेंज हो गया। इनका ये फोकस नहीं है कि हमें अब कांग्रेस की पिच पे बैटिंग करना है। आप सोचो, जो पार्टी हिंदुओं के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए, आपको पता है कि राम मंदिर आंदोलन में उनकी कितनी बड़ी भूमिका थी, शिवसेना की, कितने शिव सैनिक गए थे वहाँ पे, और वो पार्टी आज के टाइम में वक्फ बिल का समर्थन कर रही थी। तो इसी से आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपने जो कही कि मुंबई में, तो मुंबई में देखिए अब दिक्कत ये है कि आप गले तो मिल जाओगे, लेकिन दिल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सोचने वाली बात है। दिल मिलता है तो आदमी एक दूसरे के लिए जान दे देता है, लेकिन गले मिलता है तो उसमें एक छुपा रहता है कि आदमी गले मिलता है तो बीच में खंजर भी घोंप सकता है। तो जो शिवसेना 2 टुकड़े हुई है, हमें ये डर लग रहा है कि अगर ये दोनों मिले तो राज ठाकरे एक और टुकड़े करेंगे शिवसेना के। जो मुझे समझ में आ रही चीज़ें, ये भाई भाई की लड़ाई बहुत खतरनाक होती है। तो ये भाई भाई के वर्चस्व की लड़ाई है, जो एक किसी तरीके से जुड़ तो रहे हैं। अब फ्यूचर में क्या होगा वो अलग विषय है, लेकिन रसरी जब टूट जाती है ना, जल जाती है, तो उसको जब दोबारा जोड़ा जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाता है, कहते हैं। तो वो गांठ रहेगी, वो उनके मन में भी रहेगा, क्योंकि अगर ये बाला साहब ठाकरे के बाद अगर ये दोनों साथ मिले होते तो हमें लग रहा है कि न इनको बीजेपी की ज़रूरत पड़ती, न कांग्रेस को ज़रूरत पड़ती, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अकेले सरकार बनाते और ये आज भी मुंबई में राज करते और लोगों को एक तरफा हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते, और किसी की कोई ज़रूरत नहीं होती। राजनीति में लगातार अपनी पकड़ कमज़ोर बनाते हुए या होते हुए उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है वो नज़र आ रही है। पहले कांग्रेस के साथ गई, फिर दोबारा से पहले बीजेपी के पास गई, फिर कांग्रेस के पास गई, फिर दोबारा अब हट के अब कहा जा रहा है कि अपने भाई के साथ जो है गठजोड़ करेंगे, मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में उद्धव ठाकरे की जो विचारधारा है वो भी स्पष्ट नहीं है लोगों को। तो कमल कितना जो है, ये जो गठजोड़ है वो कितना काम करेगा, क्योंकि जनता इस वक्त कंफ्यूज है कि उद्धव ठाकरे की क्या विचारधारा है, क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार पार्टी बदल रहे हैं, गठबंधन बदल रहे हैं। तो इस चुनाव में क्या लगता है आपको कि किस तरीके से प्रदर्शन रहने वाला है उद्धव ठाकरे का, उनकी पार्टी का, कितना उनको समर्थन मिलेगा जनता? देखिए, जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुआ था, 14वां विधानसभा चुनाव, उस समय बीजेपी ने जो आकलन अपना जारी किया था, उन्होंने ये बताया था कि और बल्कि हरियाणा में भी बीजेपी ने अपना एनालिसिस दिया था और उन्होंने ये कहा था कि हरियाणा में डोमिनेटिंग कास्ट के विरोध में माहौल बना हुआ है। और उसी समीकरण पर अगर आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो जो एससी कास्ट है वो भी 2 धड़ों में बटी हुई है। और अब मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि महाराष्ट्र में जो बेसिकली 2 दल बने हुए हैं और दोनों ही दल में 6 प्रमुख पार्टियाँ बटी हुई हैं, महायुति और महाविकास अघाड़ी। तो महायुति में आपका देवेंद्र फडणवीस भाजपा, आपका एनसीपी अजीत पवार जो कि शरद पवार की पार्टी से अलग होकर के उन्होंने बनाई, और शिंदे गुट जो कि शिवसेना से अलग हुआ। तो ये 3 बड़े दल मिलकर के महायुति फॉर्म करते हैं और फिर इनके पाले में भी एससी और मुस्लिम वोट आ जाता है महाराष्ट्र में।
और महाविकास अघाड़ी में भी कमोवेश वही स्थिति देखने को मिलती है कि ऐसी वोट बढ़ जाता है और फिर वो उसमें भी मुस्लिम वोट वहाँ पर जाता है। जहाँ तक अब जो आप जिस चुनाव का जिक्र कर रहे हैं निकाय चुनावों का, उसमें आप ये देखिए कि शिवसेना आपकी शिंदे गुट नहीं, जिसमें उद्धव ठाकरे हैं, और इसके अलावा मनसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, इनका जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है वो हमेशा से धरातल की और महाराष्ट्र सेंट्रिक पॉलिटिक्स रही है। मसलन कि रोज़गार को लेकर के, भाषा को लेकर के, साफ़ सफाई को लेकर के। मुझे याद है अच्छे तरीके से राज ठाकरे ने कई मर्तबा कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कहा है कि इतनी सारी रंग बिरंगी तिरंगे वाली शेप में लाइट्स लगा रखी हैं कि ऐसा लगा रखा है कि दिवाली दिवाली है, अगर मैं मुख्यमंत्री बनता हूँ तो ये सब मैं लाइटें वाइटें उतरवा दूँगा, मैं साफ़ सफाई कर पाऊँगा। हर मानसून में पूरा मुंबई डूब जाता है, पूरे महाराष्ट्र में ये खबरें आती हैं। तो इस तरह के मुद्दों पर मनसे का और शिवसेना का दोनों की जड़ें बहुत मजबूत रही हैं उस इलाके में। और जब इनके जो प्रवक्ता हैं शिवसेना गुट के, उद्धव ठाकरे गुट के, जिसमें संजय राउत, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि हम महाराष्ट्रियन जो हैं उनको पहले तरजीह देंगे। यानी कि स्थायी निकाय के चुनावों में अगर आप देखेंगे तो जो स्मॉल एंटरप्राइजेस बिजनेसेस होते हैं, एसएमईज, और जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं उनको हमेशा से प्रमुखता से इन्हीं दोनों पार्टियों ने उठाया है। अब जब आगे चुनाव की बात आएगी तो देखिए चुनावी समीकरण बदलती रही है। कोर विरोधी थी शिवसेना, आपको याद होगा कांग्रेस से कभी भी वो गठजोड़ की बात नहीं करते थे, और उनकी लाइन जो थी, जिस तरीके से वो बैटिंग करते थे, जो बीजेपी की लाइन थी उसी लाइन पर वो चलते थे। लेकिन आज की तारीख में सूरत हाल बिल्कुल अलग है। आज वो कांग्रेस के साथ में है, एनसीपी शरद पवार के साथ में है। तो शिवसेना जो हार्डकोर हिंदूवादी पार्टी रही, उसने भी अपना सब कुछ बदल करके खेमा बदला। तो स्पेकुलेशन किया जा सकता है। अभी मुझे याद है कि अमित ठाकरे जो राज ठाकरे के बेटे हैं, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि मीडिया में तो बातें चल रही हैं लेकिन भाइयों के नंबर आपस में एक दूसरे के पास में हैं। तो राजनीतिक हित को देखते हुए दोनों नज़दीक आ सकते हैं। और देखिए राजनीतिक पार्टियां होने के नाते इनके ऊपर कार्यकर्ताओं का भी दबाव रहता है, नेताओं का भी दबाव रहता है, और अन्य पार्टियों का भी दबाव रहता है। तो ऐसे में मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में गुंजाइश ज़रूर है, क्योंकि इन लोगों ने पिच हमेशा से वही बना के रखी है कि क्षेत्रीय मुद्दों को ही वो अपनी सेंटर के एजेंडे में रखते हैं, अपने मैनिफेस्टो में रखते हैं। और अगर ये दोनों साथ आते हैं तो इससे शिवसेना और मनसे की जो स्थिति है महाराष्ट्र में, जो कि अभी कमोबेश धीरे धीरे रिड्यूस होती हुई नज़र आ रही है। शिंदे ग्रुप काफ़ी बढ़ गया है, बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी महाराष्ट्र में हुई है, कांग्रेस काफ़ी घट चुकी है। तो ये पूरा पॉलिटिकल कोएलिशन जो बना है ये पूरी तरीके से 90 डिग्री चेंज हुआ है। अगर इसको आपको कुछ डिग्री फॉर सम सर्टेन एक्सटेंट अगर आपको चेंज करना होगा तो आपको गठजोड़ तो करना ही पड़ेगा। और इससे बेहतर कि कुछ नहीं हो सकता कि जब दो भाई आपस में मिलकर के ही चुनाव लड़े, क्योंकि उसमें समझौता होने की गुंजाइश ज़्यादा है। बजाय बड़े भाई होने के नाते हो सकता है कि उद्धव ठाकरे जो है वो थोड़ी सीटें कम पर लड़ें या थोड़ी सीटें ज़्यादा लड़ें देखते हुए। तो ये चुनाव काफ़ी मुझे लगता है कि आने वाले समय में कई राजनीतिक पार्टियों के लिए एक चुनौती भरा रहने वाला है। बिल्कुल चुनौती होगी, क्योंकि देखिए नगर निकाय के चुनाव जो है वो उद्धव ठाकरे बखूबी से खेलते हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं, पकड़ उनकी है निकाय के चुनाव में। ऐसे में अब क्योंकि दोनों भाई जो है ठाकरे बंधु जो है एक साथ आ जाएंगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो चुनावी समीकरण है वो बदलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन साथ आते हैं या नहीं आते हैं, कब तक आते हैं, ये अभी साफ़ नहीं हुआ है। जैसे जैसे जो है इसकी तस्वीरें साफ़ होंगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। फिलहाल इस मुद्दे को यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन इस पूरे टॉपिक को लेकर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। आप जुड़े रहिए आयुन भारत डिजिटल के साथ।